हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुमार अमित आप सभी का स्वागत करता हूं पावर टीवी विद एग्जाम में। आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक नए सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स डेली अपडेट में पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। केवल वही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास ना करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। देखिए, काबिलियत अपनी इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। लोगों के तुम्हें हराने के लिए पसीना छूटना चाहिए, वैसे अपनी काबिलियत बढ़ाइए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यूगेन भारत कहाँ बनेगा। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यूगेन भारत, ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसकी जो शुरुआत है वो अपना नई दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी और वो करवाएंगे, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बात करें नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, तो वो हमारा 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए, इसमें जो ये म्यूजियम जो बनने वाला है, इसमें 5000 वर्ष पूर्व की इतिहास को दर्शाए जाएंगे। देखिए, इसकी जो शुरुआत होगी जो 1.17 लाख किलोमीटर स्क्वायर में यह बनेगा। इसमें टोटल 950 कमरे होंगे। इसमें टोटल 950 कमरे बनने वाले हैं। यूगेन भारत, इसकी स्थापना जो है नई दिल्ली में की जा रही है। यूगेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी स्थापना करने जा रहे हैं और ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, 5000 वर्ष पूर्व के इतिहास को इसमें दर्शाए जाएंगे और इसमें जो देखिए 1.17 लाख किलोमीटर स्क्वायर में बनाया जाएगा। अब देखिए 950 कमरे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री आ गए हैं तो अनुच्छेद आना जरूरत है। देखिए, अनुच्छेद 75 ये कहता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। उसके बाद ये कहता है अनुच्छेद 75 कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति करने वाले हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये अनुच्छेद 75 ये आदेश देता है कि राष्ट्र प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद का नेता होते हैं। वो क्या होते हैं, देखेंगे कि मंत्री परिषद का नेता होते हैं। वो आपको कंप्लीट हो गए। तो देखिए, ये हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि देखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 कब मनाए जाते हैं, यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 कब मनाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की जो शुरुआत होती है वो अपना देखिए कब होती है, 28 जुलाई को होती है। 28 जुलाई को यह मनाए जाते हैं हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। इसका जो उद्देश्य है कि लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता करना, ताकि लोग जो है हेपेटाइटिस का शिकार ना हो सके। देखिए, हेपेटाइटिस ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को खराब कहिए या प्रभावित कहिए, यकृत को प्रभावित करता है। यकृत की अगर हम बात की जाए तो देखिए, यकृत शरीर में देखिए रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है। विटामिन को स्टोरेज करता है। विटामिन को स्टोरेज करने के बाद यह जो है प्रोटीन का उत्पादन भी करता है।
प्रोटीन का उत्पादन भी करता है। ये देखिए, ये जो है हेपेटाइटिस जो हो रही है, ये 5 प्रकार के वायरस से स्टार्ट हुआ है। ये 5 प्रकार के वायरस से स्टार्ट हुआ है। देखिए, पहला नंबर हेपेटाइटिस, दूसरा हेपेटाइटिस ए, तीसरा हेपेटाइटिस बी, और चौथा हो गया हेपेटाइटिस डी, सॉरी सी, और पांचवा हो गया हेपेटाइटिस। ये 5 प्रकार की हेपेटाइटिस है जो लोगों को प्रभावित कर रहा है। देखिए, हम लोग जान लेते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 2023 जो है, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। यह 5 प्रकार के वायरस है, जो कि एक है हेपेटाइटिस, दूसरा हेपेटाइटिस ए, तीसरा हेपेटाइटिस बी, चौथा हेपेटाइटिस डी, पांचवा हेपेटाइटिस डी। अब देख रहे हैं कि इसका जो उद्देश्य क्या है, तो लोग हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य है। उसके बाद देखिए, यह जो है यकृत को प्रभावित करता है। ये हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो हमारे शरीर में यकृत को प्रभावित करता है। और देखिए, यकृत हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। ये पहले नंबर तो देखिए रक्त का शुद्धिकरण करने में ये काम करता है। दूसरा, विटामिन को ये स्टोरेज करके रखता है, विटामिन को स्टोरेज करने में ये काम करता है, या प्रोटीन के उत्पादन में करते हैं। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 कब मनाए जाते हैं। तो देखिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण 2023, इसे भी 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। इसे भी 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस 2023 का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है कि प्रकृति के बारे में जागरूकता करना, प्रकृति के बारे में जागरूकता करना, जिससे जो है प्रकृति को संरक्षण किया, प्रकृति को बचाया जा सकता है। अगर बात की जाए इसकी थीम की, तो इस बार की जो इसकी थीम है वो ये है कि देखिए स्टैंडर्ड पीपुल एंड प्लांट्स। इसकी 2 थीम है। एक थीम इसका इस बार का ये थीम एक थीम इसका ये है, देखिए फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड। इसका इस बार का 2 थीम है। तो देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको भी मैंने ले लिया है। जो कि देखिए 2 दिवस हमने लिए इसलिए क्योंकि देखिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, ये इसलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि अभी प्राकृतिक ज़्यादा संकट में, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, जो ये 28 जुलाई को मनाए जाते हैं, ये आपको पता है। दूसरा, इसका जो उद्देश्य प्रकृति के बारे में संरक्षण करना, कि प्रकृति को हम लोग किस प्रकार से बताया जा सके, किस प्रकार से उसका संरक्षण किया जा सकता है, ये है। इसका जो थीम है कि देखिए स्टैंडर्ड पीपुल एंड प्लांट्स, ये जो मतलब इसका मतलब ये हो कि विशेष लोग और विशेष प्लांट्स के भी होना चाहिए। और इसका एक और जो थीम है जो है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड, ये दोनों थीम है इसका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है। तो देखिए, न्यायपालिका के अधिकार जो छीनने वाला बिल पास किया है वो किया है इजराइल सरकार ने। किसने किया है? इजराइल ने किया है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इजराइल के अगर प्रधानमंत्री के, तो ये है अपना देखिए बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की अगर हम राजधानी की अगर बात की जाए, इजराइल की राजधानी तो वो है बेरूसलम। इजराइल की राजधानी कहाँ है? बेरूसलम। देखिए, इजराइल में ये चीज़ है। अब देखेंगे इजराइल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट, देखिए इजराइल किस महाद्वीप में आता है? किस महाद्वीप में आता है? तो ये आता है एशिया महाद्वीप में आता है। देखिए, महाद्वीप अगर आ गया तो महाद्वीप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करनी चाहिए। देखिए, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? देखिए, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, तो वो है अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, देखिए ओशिनिया होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अगर हम बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर आती है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के अगर प्रधानमंत्री की बात अगर की जाए तो एंथोनी अल्बनीज़ हैं।
एंथोनी अल्बनीज़ है, एस्थोरिया। तो अब हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि इजराइल ने अभी हाल ही में न्यायपालिका का बिल जो है वो पास करने से छीन लिया है। तो आइए हम लोग शुरू देखिए, ये जो है हमारा, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जी। अगर पूछ लिया जाए आपसे इजराइल के प्रधानमंत्री तो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वो आप डायरेक्ट बताएंगे क्या है? यरूशलेम है। इजराइल अगर पूछ लिया जाए किस महाद्वीप में आता है तो वो एशिया महाद्वीप में आता है। फिर आपसे पूछ ले प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपका किसे? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप सीधा सीधी बताएंगे कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के अगर प्रधानमंत्री की अगर बात अगर की जाए तो एंथोनी एल्बनीज़ है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसे दक्षिण अफ्रीका का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी जो दक्षिण अफ्रीका का उच्चायुक्त जो नियुक्त किया गया है वो है आपका प्रभात कुमार। ये प्रभात कुमार जी है जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये प्रभात कुमार अभी जो है आईएफएस के पद पे भी है। आईएफएस का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। अब देखिए इसमें जो मंत्री जो कहा गया है केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इसमें 3 विषय पे संशोधन किया गया है। इसमें 3 विषय पर संशोधन किया गया है। 3 विषय कौन सी है? वो नंबर 1 विषय ये है कि 30 ईयर्स ऑफ इंडिया। नंबर 2 साउथ अफ्रीका टाइम। नंबर 3 15 ईयर्स ऑफ ब्रिक्स। इसमें इन 3 बातों की चर्चा की गई है। ये 3 बातों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले डिटेल समझ। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीका का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है तो वो ये हमारा है प्रभात कुमार को नियुक्त किया। प्रभात कुमार जो है आईएफएस है और इसका जो फुल फॉर्म मैं लिख देना चाहता हूँ कि देखिए इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट रैंक पे आईएएस आता है, उसका बाद आईपीएस, तीसरा नंबर स्थान आता है आईएफएस का आता है। तो देखिए ये मंत्री किस मंत्री ने इसे घोषणा की है तो एस जयशंकर मंत्री, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। इसमें जो है 3 विषय का संशोधन किया है इन्होंने। वो संशोधन कौन 3 विषय कौन? देखिए 30 ईयर्स ऑफ इंडिया, दूसरा साउथ अफ्रीका टाइम्स ये किया गया है और तीसरा नंबर 15 ईयर्स ऑफ ब्रिक्स। ये 3 बातों का संशोधन किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है और मैंने जो भी जानकारी दी है बिल्कुल बारीकी से और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ कि भाई अगर आप लोगों की ये क्लास अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी बिल्कुल कम समय में मिल सके। हमारा यही उद्देश्य है कि देखिए टाइम कम, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, जिससे हमारा एग्जाम अच्छा खासा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।